नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस को हराने के लिए हर दिन नए तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयोग भी किए जा रहे हैं। कभी अमेरिका में तो कभी इजराइल में, कभी इंग्लैंड में तो कभी चाइना में। अभी दावा किया जा रहा है कि 3 दवाओं के कॉकटेल से कोरोना को हराना संभव है और यह दावा एक रिसर्च के बाद किया गया है। क्या है वो दावा और रिसर्च में क्या कहा गया है, रिपोर्ट देखिए। दवाओं के कॉकटेल से खत्म होगा कोरोना। नौ 932 मरीजों पर सबसे बड़ा ट्रायल। दवाओं के कॉकटेल से तेजी से ठीक हो रहे मरीज। पहले के मुकाबले तेजी से ठीक हो रहे मरीज। दवाओं के कॉकटेल से भाग रहा है कोरोना। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में अभी भी खौफ का माहौल बना हुआ है। कई देशों में अभी भी लोगों के संक्रमित होने की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो कई देशों में अभी भी इस वायरस की वजह से लोगों के मरने की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन इस बीच कोरोना को हराने के लिए लगातार दवाई और वैक्सीन तैयार करने की कोशिशें जारी हैं, ताकि जल्दी से जल्दी कोरोना को हराया जाए और जल्दी से कोरोना के खिलाफ जीत हासिल हो। दुनिया के कई देशों में इसकी तैयारी जारी है। अमेरिका से लेकर इजराइल तक और इंग्लैंड से लेकर चीन तक कोरोना को हराने के लिए तैयारी लगातार जारी है। लेकिन ये अलग मसला है कि अभी तक कोरोना के खिलाफ कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई है। कई दवाओं के कॉकटेल से कोरोना हार जाएगा। 3 दवाओं के कॉकटेल से कोरोना को हराने में सफलता। 3 दवाओं से कोरोना पीड़ितों को मिली सफलता। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी कम हुई। कोरोना को हराने के लिए अब नए तरीके से तैयारी की जा रही है और इसके लिए अमेरिका नए स्तर पर कोशिशें कर रहा है। अभी अमेरिका के NYU ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन ने एक नया रिसर्च किया है और रिसर्च से जो सामने आया वो चौंकाने वाला है। इसके बाद एक नई बहस भी शुरू हो गई है, क्योंकि रिसर्च के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसमें जिक्र है कि एक साथ 3 दवाओं के कॉकटेल से काफी हद तक कोरोना पर लगाम लगने जैसे संकेत दिख रहे हैं। रिसर्च में आधे मरीजों को सिर्फ 2 दवा दी गई, आधे मरीजों को सिर्फ 1 दवा दी गई, कई लोगों को एक साथ 3 दवाएं दी गईं। तीनों दवाई देने के बाद काफी हद तक फायदा हुआ। कोरोना मरीजों को इस रिसर्च के दौरान जो दवाएं दी गई हैं, उनमें 3 दवाएं हैं और उन 3 दवाओं से ही काफी हद तक फायदा भी हुआ है। वो 3 दवाएं हैं हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, जिंक सल्फेट। ये रिसर्च अमेरिका में 2 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक किया गया है और इसमें कुल 932 कोरोना संक्रमितों को शामिल किया गया। रिसर्च के दौरान 932 संक्रमितों को 2 भागों में बांट दिया गया और फिर आगे इस पर काम किया गया। आधे मरीजों को 3 दवाओं का मिश्रण दिया गया। ये तीनों दवाएं हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और जिंक सल्फेट हैं। आधे मरीजों को जिंक सल्फेट नहीं दिया गया। जिन्हें तीनों दवाएं दी गईं, वो सफल साबित हुआ। जिन मरीजों को जिंक नहीं दिया गया, उनके परिणाम अच्छे नहीं आए। अब आपको बताते हैं कि आखिर जिंक से क्या फायदा होता है। सवाल ये भी है कि आखिर क्या खाने से लोगों को जिंक मिल सकता है। दरअसल फलों में लाल चावल, रसम, तरबूज, पपीते के बीज, अनानास और अखरोट में भरपूर मात्रा में जिंक होता है। डार्क चॉकलेट, इसके अलावा सप्लीमेंट के तौर पर जिंक टैबलेट भी ले सकते हैं। रिसर्च के बाद इन तीनों दवाओं को लेकर दावा है कि जैसे ही इसे मिक्स करके दिया गया, वैसे ही फायदा दिखना शुरू हो गया। और आइए सीधे रुख कर लेते हैं। संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दे रहे हैं। रूप में लेकर आए, जिसके माध्यम से डीबीटी स्थापित हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्थापित हुआ, करोड़ों लोगों के खाते तक पैसा पहुंचा है। आश्चर्य की बात है और ये खुशी की भी बात है कि जो लोग
वर्षों तक आधार के खिलाफ और जाम ट्रिनिटी के खिलाफ बोलते थे, जनधन अकाउंट और मोबाइल के खिलाफ बोलते थे, आधार और मोबाइल के खिलाफ, आज वो लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जाम के पक्ष में बोल रहे हैं। ये अपने आप में एक अच्छी बात है, इट्स अ वेलकम चेंज। मैं आपको बताना चाहूंगा राहुल जी कि किस प्रकार पैसा वाकई लोगों के हाथ तक पहुंचा है। देखिए, महिला जनधन खाता धारक पहले किस्त में 20.05 करोड़ महिलाओं तक 10,025 करोड़ 10,025 करोड़ रुपीस ये डायरेक्टली महिलाओं के खाता तक पहुंचा है, और दूसरी किस्त में लगभग 6 करोड़ महिलाओं के खाते में 27,085 करोड़ रुपए 27,785 करोड़ रुपीस दिस हैज गॉन टू देयर अकाउंट इन द सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक उसी प्रकार वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को और वरिष्ठ नागरिकों की भी चिंता की गई है, और जो लाभार्थियों की संख्या है वो लगभग 3 करोड़ की है, और 1405 करोड़ रुपए वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के खातों तक पहुंचा है। किसानों और पीएम किसान योजना के तहत जो पहली किस्त गई है उसमें लगभग 8.19 करोड़ किसान लाभार्थी रहे हैं, और 16,394 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में गया है। 16,394 करोड़ रुपीस has gone into the account of approximately 8.19 crore kisan, that is farmers, to the PM Kisan Yojana during the lockdown phase. निर्माण श्रमिकों के लिए लगभग 3,493 करोड़ रुपीस उनके अकाउंट में डायरेक्टली गया है, और लगभग 2.5 करोड़ ऐसे निर्माण श्रमिक हैं जिनको इससे बेनिफिट मिला है। ईपीएफओ में भी जो 24% का योगदान रहा है वो 45 लाख लोगों तक पहली किस्त में गया था, जिसमें लगभग 700 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में, उनके हाथ में डायरेक्टली गया है। तो कुल मिला के जो ये कुछ दिनों पहले सरकार ने रिलीज किया था, आप उसमें देख सकते हैं कि लगभग 39.28 करोड़ लोगों के खाते में 34,800 करोड़ रुपीस ये जा चुका है। इसके बाद भी और पैसे गए हैं, भारत सरकार यथाशीघ्र इसको भी अपडेट करेगी। तो एक वेलकम चेंज, एक स्वागत योग्य कदम जो भारत की सरकार ने मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो हमने देखा है, वह खाता धारकों तक, गरीब जनता तक, उनके जेब तक किस प्रकार डायरेक्टली पैसा जाता है, यह मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है। और इस त्रासदी के काल में, इस संक्रमण काल में सभी के हाथ में, जो गरीब है उसके हाथ में पैसा पहुंचा है, उसके हाथ में 3 सिलेंडर पहुंचा है, लगभग 40 करोड़ से अधिक जनता तक 3 महीने की राशन, और अब जो नई अनाउंसमेंट हुई है उसके अंतर्गत 2 महीने की राशन भी पहुंच रही है। 1 नेशन 1 रेशन कार्ड, इस विषय पर कल निर्मला सीतारमण जी ने हम सबको संबोधित भी किया था। चाहे रेशन हो चाहे पैसा हो, ये बिल्कुल डायरेक्टली लोगों के हाथ तक पहुंच रहा है, गरीब जनता के हाथ तक पहुंच रहा है। तो राहुल जी, इस विषय में आपको पता लगाना चाहिए। दूसरी बात, देखिए, आपको समझना होगा, जब भी कोई त्रासदी होती है तो उसका अगर एक भविष्य में प्रिपरेशन करना होता है तो 2 पक्षों को रखना है। द इमीडिएट एड्रेस ऑफ द क्राइसिस, वर्तमान में जो क्राइसिस है उसको अभी के अभी एड्रेस करना, और भविष्य के लिए प्रिपरेशन रखना। आप देखिए, मोदी जी की सरकार ने गरीबों के हाथ पे पैसा पहुंचा करके उनके खाने की, उनकी दवा की, उनकी सारी पीएम आयुष्मान योजना के माध्यम से उनकी दवा की, इन सारे विषयों की चिंता तत्काल में किया। भविष्य में इनकी नौकरी बनी रहे, इसके कारण थ्रू रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाके, और एक 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के माध्यम से जिन स्थानों में ये गरीब मजदूर काम करते थे, चाहे वो एमएसएमई का क्षेत्र हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, चाहे वो रियल एस्टेट का क्षेत्र हो, इन सारे जो क्षेत्र हैं इनको सबल बनाया है, इनको दृढ़ बनाया है। Because of this 20 lakh package that we are discussing about almost every day, 4 o'clock, Nirmala ji would be addressing the media yet again. तो ये एक बहुत वृहद प्लान है मोदी जी का, दूरदर्शिता के साथ वर्तमान में भी एड्रेस करता है प्रॉब्लम को, और भविष्य में भी ये तूफान ना आ सके, इसके लिए तूफान को रोकने की पूरी प्रबंध मोदी जी की सरकार ने की है। जहां तक डिमांड बढ़ाने की बात है, डिमांड कैसे बढ़ता है? डिमांड बढ़ाने के लिए जिन क्षेत्रों में मजदूर काम करते थे उन क्षेत्रों को वायबल रखना, उन क्षेत्रों में पैसा पंप करना ताकि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बंद ना हो जाए, ताकि रियल एस्टेट की एक्टिविटी बंद ना हो जाए,
ताकि लोगों के ईपीएफ के माध्यम से जो एक्स्ट्रा पैसा लोगों के पास व्यय करने के लिए आता है, चाहे वो जनधन के माध्यम से जो पैसा लोगों तक पहुंचा है, इस माध्यम से डिमांड के साइकिल को जीवित रखना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करके किस प्रकार डिमांड को आगे बढ़ाना है, यह सारी चिंता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बखूबी की है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के बारे में भी कल बात की गई है कि भविष्य में किस प्रकार उत्पादन को लेकर एक नूतनता देखने को मिलेगा। बहुत सारे अमेंडमेंट्स, चाहे वो अमेंडमेंट मंडी एक्ट में हुई हो, चाहे बाकी प्रावधानों में हुई हो, इन अमेंडमेंट को लेकर किसानों के जीवन को सुधारने की बात भी की गई है। राहुल जी ने आज बार बार कहा कि वो भविष्य में बहुत बड़े तूफान को देख रहे हैं। राहुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधारण प्रधानमंत्री नहीं है। तूफानों से खेलना और तूफानों से दो दो हाथ करना, यह उनका सदैव ही एक गुण रहा है। तूफानों से दो दो हाथ करना और तूफानों को हरा देना, यह उनका गुण रहा है। आप याद करिए, जब हमने सत्ता संभाला था तो किस प्रकार का तूफान था। वो तो सुनामी था। वो सुनामी था भ्रष्टाचार का, वो सुनामी था पॉलिसी पैरालिसिस की। इतने बड़े सुनामी से एक बहुत कम समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार भारत की जनता को उबार के निकाला, वो अपने आप में ऐतिहासिक था। तो सुनामी से लड़ना, जो भ्रष्टाचार से निपट पाए हम, पॉलिसी पैरालिसिस से निपट पाए हम, कोरोना से भी हम सक्सेसफुली निपट पाएंगे। आज राहुल गांधी कह रहे थे कि कार्बोरेटर में फ्यूल नहीं जाता है तो गाड़ी नहीं चलती है। राहुल जी, बहुत सम्मान के साथ हम कहना चाहते हैं, 70 वर्षों में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने कार्बोरेटर में भ्रष्टाचार रूपी कचरा जमा कर रखा था, उस भ्रष्टाचार रूपी कचड़े को नरेंद्र मोदी जी ने शिष्टाचार और रिफॉर्म के माध्यम से साफ किया है। हमने कार्बोरेटर को भी साफ किया है, इंजन को भी साफ किया है, पूरे तंत्र का सर्विसिंग किया है। आप बिल्कुल चिंता ना करिए। भारत एक ऐसी गाड़ी है, आज हर तूफान से मुकाबला करते हुए ये नाव, ये जहाज अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी। आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। और मैं इतना कहना चाहूंगा राहुल जी, बहुत आसान होता है लाइट हाउस पर खड़े होकर दूर से तूफान को देखना, बहुत आसान होता है किनारे पे खड़े होकर तूफान का आकलन करना, बहुत मुश्किल होता है कश्ती पर चढ़ करके, मल्हार बन करके कश्ती को तूफान से उबार करके निकालना। और यह काम बखूबी नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी किया है। और आप निश्चिंत रहिए, तूफान से भारत को कैसे निकाल के लाया जाता है और इस पूरे आपदा को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जाता है, राहुल जी आप यह भी समय रहते देखेंगे। अंत में राहुल जी ने लॉकडाउन को एक सही तरीके से खोलने की बात कही, बुजुर्गों को केयर करने की बात कही। ये तो जब 9 पदी, आपको याद होगा नवरात्र के समय जो 9 रूल्स दिए थे नरेंद्र मोदी जी ने, उसमें कहा था कि हमें अपने बुजुर्ग और जो वनरेबल हैं उनके विषय में चिंता करनी है। कभी भी उनको अकेले नहीं छोड़ना है बाहर, कभी भी उनको बाहर जाने से हमें प्रोत्साहित नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हम सबको करना है। ये केवल सरकार का विषय नहीं है, कानून बना के सरकार तो कर ही रही है लॉकडाउन के माध्यम से, हम सबको व्यक्तिगत रूप से भी चिंता करना है। और राहुल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार फोन उठा के महाराष्ट्र की सरकार को भी इस विषय में अवगत कराएं। जो दृश्य आज महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं वो भयावह है। हम भी राजनीति करना नहीं चाहते। आज लगभग 40% केसेस जो रोज रिपोर्ट हो रहे हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। आज 103 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना के कारण, दुर्भाग्यपूर्ण है, टीवी में देख रहा था। और लगभग 50 लोगों की मृत्यु महाराष्ट्र में हुई है। लगभग 50% की कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र से हो रहा है। इसलिए महाराष्ट्र में बुजुर्गों की चिंता कैसी हो, महाराष्ट्र में जो लंग्स के पेशेंट है, राहुल गांधी जी ने लंग्स के पेशेंट के बारे में, जो कोमॉर्बिड कंडीशन है जिनकी, उनके बारे में चिंता की, उन पेशेंट्स की चिंता कैसे हो, जो डायबिटिक है उनकी चिंता कैसी हो। एक बार जरा फोन उठा करके महाराष्ट्र के सरकार, क्योंकि उनकी सरकार है, वहां भी बात करें राहुल जी। कहना बहुत आसान। संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो हमारी सरकार में 6 साल पर हुआ है। आर्थिक पैकेज पर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दे रहे थे संबित पात्रा। कहा कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो 6 साल में करके दिखाया है। आज एक एक पैसा लोगों तक पहुंच रहा है। आइए सुनिए राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए थे। जो पैकेज होना चाहिए वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट आज जो जरूरत है किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं,
उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है, क्योंकि आज उनको पैसे की जरूरत है। जो माइग्रेंट सड़क पे चल रहा है उसे कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे जेब में पैसे की जरूरत है। जो किसान तड़फ रहा है उसको कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे पैसे की जरूरत है, और पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं विनती करता हूं कि आज जो हमारी जनता है, जो गरीब जनता है, उनको पैसे की जरूरत है। और नरेंद्र मोदी जी को मैं प्यार से बोल रहा हूं कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए, और इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर की जो हमने बात की थी, सीधा का सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने की जो बात की थी, 200 दिन की नरेगा की जो बात की थी, किसानों को डायरेक्ट पैसा देने की जो बात की थी, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी सोचे। पैसे ना देने का कारण रेटिंग्स की बात है। कहा जा रहा है कि अगर हमने आज थोड़ा डेफिसिट बढ़ा दिया तो जो बाहर की एजेंसीज हैं वो हिंदुस्तान की रेटिंग डाउन कर देंगे और हमारा नुकसान होगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से प्यार से कहना चाहता हूं कि हमारी जो रेटिंग है वो हिंदुस्तान बनाती है। हमारी जो रेटिंग है उसको हमारे किसान बनाते हैं, मजदूर बनाते हैं, छोटे बिजनेस वाले बनाते हैं, बिग बिजनेस वाले बनाते हैं। आज उनको हमारी जरूरत है, उनको पैसे की जरूरत है। रेटिंग के बारे में आज मत सोचिए, विदेश के बारे में आज मत सोचिए, आज हिंदुस्तान के बारे में सोचिए, और इनको एकदम आप पैसा दीजिए। और फिर देखिए, जैसे ही ये लोग काम करना शुरू करेंगे, रेटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रेटिंग। राहुल गांधी को एक बार फिर से आपने सुना, डायरेक्ट ट्रांसफर की बात कर रहे थे, उसी पर पलटवार किया संबित पात्रा ने।